हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक किया था वो था क्लोनिंग वेक्टर। और क्लोनिंग वेक्टर में हमने पढ़ा था कि क्लोनिंग वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जिसमें हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ा था, सिलेक्टेबल मार्कर पढ़ा था और क्लोनिंग साइट्स पढ़ा था कि ये तीन चीजें तो होनी चाहिए क्लोनिंग वेक्टर में। पिछली क्लास के अंदर हमने क्लोनिंग वेक्टर में जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बैक्टीरिया को लेकर। हमने देखा था किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, जो कि था ई कोलाई, कि बैक्टीरिया के अंदर अगर आप जीन को ट्रांसफर करना चाहते हो, फॉरेन जीन को क्लोन कराना चाहते हो, तो आप किसका यूज कर सकते हो, प्लाज्मिड का यूज कर सकते हो, या फिर दूसरा किस ऑर्गेनिज्म का यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो बैक्टीरियोफेज का, बैक्टीरियोफेज का। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी थी कि एज अ वेक्टर आप प्लाज्मिड का यूज भी कर सकते हो, बैक्टीरियोफेज का भी यूज कर सकते हो। किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरियोफेज क्यों यूज हो सकता था? बैक्टीरियोफेज बेशक ही इन्फेक्ट कर रहा है किसको, बैक्टीरिया को, लेकिन ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर अपने जीन को ट्रांसफर करने की ताकत रखता है। मतलब बैक्टीरियोफेज के पास वो प्रॉपर्टी है, बैक्टीरियोफेज की ये आदत है और नेचुरल है ये आदत कि ये जीन को ट्रांसफर कर सकता है नेचुरली किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। तो अगर मैं बैक्टीरियोफेज को डिसार्म कर दूं, डिसार्म का मतलब कि अगर मैं इस बैक्टीरियोफेज को ऐसे मॉडिफाई कर दूं कि अब ये बैक्टीरिया को बीमार ना करे, लेकिन ये मेरा फॉरेन जीन कैरी कर ले बैक्टीरिया के अंदर, तो मैं इसको एज अ वेक्टर यूज कर सकता हूं। तो बैक्टीरिया के लिए हमने प्लाज्मिड देख लिया था और बैक्टीरियोफेज देख लिया था। प्लाज्मिड के रिस्पेक्ट में हमने सारी बातें करी थी कि एक अच्छे प्लाज्मिड के पास या अच्छे क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जिसमें हमने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखा था, सिलेक्टेबल मार्कर देखा था और क्लोनिंग साइट देखा था। ये चीज हम कर चुके हैं अब तक। आज की क्लास में हम जो सबसे पहले टॉपिक देखने वाले हैं वो क्या है, वो है कि वेक्टर हम कौन सा चूज करेंगे फॉर क्लोनिंग इन प्लांट्स। तो हम वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन प्लांट्स, तो अगर आपको क्या करना है, प्लांट्स के अंदर क्लोनिंग करनी है, तो आप किस वेक्टर को चूज कर सकते हो, किस वेक्टर को लोगे। तो प्लांट्स के केस में क्या प्रॉब्लम आती है, आप नॉर्मल प्लाज्मिड नहीं ले सकते हो क्योंकि प्लांट्स के केस में एक वॉल होती है। ठीक है, प्लांट्स के केस में एक वॉल है जो कि एक और स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटेक्ट कर रहा है किसी भी पार्टिकल को प्लांट सेल के अंदर एंटर करने से। तो प्लांट सेल के अंदर आप नॉर्मल प्लाज्मिड का यूज नहीं कर सकते हो। तो प्लांट के केस में भी हम कुछ ऐसी ही बात करते हैं जैसे हमने बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियोफेज चूज किया था कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, लेकिन अगर मैं बैक्टीरियोफेज को मॉडिफाई कर दूं कि अब ये बीमार ना करे बैक्टीरिया को, लेकिन मेरे जीन को क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। सिमिलरली प्लांट्स जो होते हैं जनरली, उनकी जो रूट है, जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट को इन्फेक्ट करने वाला एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस। तो ये क्या है, ये है बैक्टीरिया जो कि क्या करता है, जो कि इन्फेक्ट करता है किसको, तो रूट को, किसकी रूट को, डाइकॉट प्लांट्स की रूट को जनरली क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। तो अगर ये इन्फेक्शन क्यों कर पा रहा है, आप ये सोचो कि ये रूट्स को इन्फेक्ट क्यों कर पा रहा है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया इसलिए कर पा रहा है रूट को इन्फेक्ट कि इसके पास प्रॉपर्टी है कि अपने जेनेटिक मटेरियल को या फिर ये इजीली प्लांट की वॉल को और प्लांट की मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है और प्लांट के सेल के अंदर पहुंचा सकता है अपने जेनेटिक मटेरियल को। बस इसी प्रॉपर्टी का हमको यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस है तो इसका जो प्लाज्मिड है, मैं इसका प्लाज्मिड क्या करूंगा, बाहर निकालूंगा। इसके प्लाज्मिड को क्या किया मैंने, बाहर निकाला। और इसके प्लाज्मिड का बेटा एक नाम होता है जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड। क्या नाम है इस प्लाज्मिड का, टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड क्यों बोला जाता है इसको, टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग, ट्यूमर इंड्यूसिंग। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, इसका मतलब ये क्या करता है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस जो बैक्टीरिया है, ये प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करता है और वहां पे क्या क्रिएट कर देता है, ट्यूमर्स। वहां पे ट्यूमर्स क्रिएट कर देता है। तो वहां पे ट्यूमर्स क्रिएट करने वाली बीमारी कॉज करता है कौन, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस आफ्टर आफ्टर इन्फेक्शन। मैंने क्या किया, मैंने इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला जिसका नाम है टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को क्या किया मैंने, मॉडिफाई किया। क्या किया, मॉडिफाई, ऑब्वियसली बायोटेक्नोलॉजी का ही यूज किया होगा। मॉडिफाई करा एंड मेक इट नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक। तो पैथोजन कौन होता है, जो कि डिसीज कॉज करे, लेकिन मैंने इसको टीआई प्लाज्मिड को, जो कि पहले डिसीज कॉज कर रहा था, मैंने इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला और इसको क्या बना दिया,
नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक कैसे बनाया होगा कि टीआई प्लाज्मिड पे जो भी जीन था जो कि नुकसान, जो कि ट्यूमर बना रहा था या नुकसान पहुंचा रहा था प्लांट की रूट को, वो जीन मैंने क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया। उस जीन को मैंने हटा दिया या उस जीन को डैमेज कर दिया या निकाल दिया उस जीन को, तो क्या हुआ, मैंने मॉडिफाई कर दिया इस टीआई प्लाज्मिड को नॉन पैथोजेनिक फॉर्म में। तो अब क्या कर सकता हूं मैं, इस टीआई प्लाज्मिड पे मैं अपना फॉरेन जीन क्या कर सकता हूं, चिपका सकता हूं, और इस फॉरेन जीन की मदद से, यही फॉरेन जीन को मैं क्या कर सकता हूं, अब टीआई प्लाज्मिड की मदद से मैं प्लांट सेल के अंदर, जिसके पास एक वॉल भी है, उसके अंदर क्या कर सकता हूं, पहुंचा सकता हूं। तो अगर आपको फॉरेन जीन को प्लांट सेल के अंदर पहुंचाना है तो आप क्या नॉर्मल प्लाज्मिड का यूज करोगे, आंसर इज नो। तो कौन से प्लाज्मिड का यूज करोगे, आप यूज करोगे टीआई प्लाज्मिड का। टीआई प्लाज्मिड आपको मिलता कहां से है, टीआई प्लाज्मिड की फुल फॉर्म क्या है, टीआई प्लाज्मिड की फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये मिलता कहां से है, एक बैक्टीरिया से निकालते हैं हम जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसिएंस। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसिएंस। ठीक है, तो ये स्पेलिंग देख लेना बिल्कुल, ये स्पेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए, मार्क्स कट जाते हैं स्पेलिंग के। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसिएंस साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक वे में लिखा हुआ है। इसके सेल में से मैंने प्लाज्मिड निकाला, उस प्लाज्मिड का नाम था टीआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड पे जो भी हार्मफुल जीन थे जो कि प्लांट की रूट के अंदर क्या कॉज कर रहे थे, लेट्स से ये रूट है प्लांट की, ठीक है, तो प्लांट की रूट के अंदर क्या कॉज कर रहे थे, ये प्लांट की रूट के अंदर ट्यूमर्स कॉज कर रहे थे, ट्यूमर बना दे रहे थे। तो हमने क्या किया, जो भी ट्यूमर बनाने वाले जीन थे उस जीन को हटाया और क्या लगा दिया उसकी जगह पे, अपना फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया। अब क्या कर सकता है, अब नॉर्मली भी ये क्या कर रहा था, अपना जेनेटिक मटेरियल मतलब अपना प्लाज्मिड सेल के अंदर पहुंचा रहा था। अब ये वाला प्लाज्मिड भी कहां पहुंचा सकता है, इजीली सेल के अंदर, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस का प्रॉपर्टी है ये नेचुरली क्या कर सकता है, प्लांट सेल को इन्फेक्ट कर सकता है। और हमने क्या किया, इसकी उसी नेचुरल कैपेबिलिटी को क्या किया, यूज किया। जैसे बैक्टीरियोफेज का यूज करके मैंने उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी का यूज करके बैक्टीरिया में पहुंचा सकता हूँ जीन को, सिमिलरली एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस का यूज करके मैं डाइकोट प्लांट्स की रूट के अंदर पहुंचा सकता हूँ जीन को। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, टीआई प्लाज्मिड पे क्वेश्चन आता है बेटा, टीआई प्लाज्मिड आप याद रखना क्या होता है। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड नॉन पैथोजेनिक बनाने के बाद क्या होगा, नॉन पैथोजेनिक बनाने के बाद इट इज एबल टू ट्रांसफर फॉरेन डीएनए इनटू प्लांट सेल। तो अब ये क्या कर सकता है, अब ये फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर कर सकता है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके जरूर, वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन प्लांट्स। अगर सिमिलरली आपको किसी एनिमल के अंदर क्या करना है, ट्रांसफर करना है फॉरेन जीन को, तो आप किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का यूज करो जो कि एनिमल के अंदर ट्रांसफर कर सकता है, मतलब किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म का यूज करो जो कि एनिमल को इन्फेक्ट कर सकता है। तो थोड़ा दिमाग पे जोर दो, क्या कहीं आपने ऐसा देखा है, कोई ऐसा पैथोजन आप जानते हो जो कि अपने जेनेटिक मटेरियल को ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल, एनिमल्स में आते हैं ह्यूमंस भी, ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल के अंदर ट्रांसमिट कर सके? तो बिल्कुल देखा है आपने, रेट्रोवायरस, याद करो एचआईवी की साइकिल को, रेट्रोवायरस। तो जो रेट्रोवायरसेस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो एनिमल सेल के अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इस रेट्रोवायरस को क्या करो, इस रेट्रोवायरस को क्या बना दो, नॉन पैथोजेनिक बना दो, मतलब इसका रेट्रोवायरस का जो डीएनए है, उस डीएनए उस जेनेटिक मटेरियल को, सॉरी रेट्रोवायरस है तो आरएनए होगा, रेट्रोवायरस का जो आरएनए है, उस आरएनए के ऊपर जो भी नुकसान पहुंचाने वाला जीन है, उस जीन को आप क्या कर दो, निकाल दो। तो अब ये रेट्रोवायरस नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, उसकी जगह पे आप क्या करो, अपना फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दो और रेट्रोवायरस के अंदर डाल के फिर एक एनिमल सेल को इन्फेक्ट करा दो। तो रेट्रोवायरस की प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप क्या कर देगा, इस जीन को कहां पहुंचा देगा, या इस जेनेटिक मटेरियल को कहां पहुंचा देगा, सेल के अंदर, तो सेल के अंदर पहुंचा देगा। तो सिमिलरली आपने नेचुरल प्रॉपर्टी का यूज करके एक नुकसान पहुंचाने वाले ऑर्गेनिज्म को, मतलब एक पैथोजन को नॉन पैथोजेनिक बना के उसको वेक्टर बना दिया। मतलब वो कैसे, आपके फॉरेन जीन को कहां कैरी कर सकता है, आप होस्ट के अंदर। तो अगर आपका होस्ट बैक्टीरिया है, यू कैन यूज प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। अगर आपका जो होस्ट है वो प्लांट है, यू कैन यूज टीआई प्लाज्मिड। आप क्या यूज करोगे, टीआई प्लाज्मिड। फुल फॉर्म ऑफ टीआई प्लाज्मिड इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। उसके अलावा ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड आया कहां से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस।
तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस का यूज कर सकते हो, एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि किसको इन्फेक्ट करता है, डाइकोट प्लांट्स को। क्या करता है डाइकोट प्लांट्स में, ट्यूमर इंड्यूस कर देता है। उसके अलावा एनिमल की बात करें तो रेट्रोवायरस का यूज कर सकते हो, रेट्रोवायरस। और इन सब को आपको जितने भी पैथोजन का मैं नाम ले रहा हूँ, बैक्टीरियोफेज, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस, रेट्रोवायरस, इसको सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा, नॉन पैथोजेनिक, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि होस्ट बीमार हो या होस्ट मर जाए। तो आपको होस्ट को बचाना है, जीन तो ट्रांसफर करना है, लेकिन इसको जैसे ये खूंखार है अभी रेट्रोवायरस, तो इसको क्या करना है, आपको इसको टेम करना है, पहले इसको ठीक करना है, नॉन पैथोजेनिक बनाना है। तो आप पहले इसको नॉन पैथोजेनिक बनाओगे। वो कैसे बनाओगे कि उसकी बॉडी में, रेट्रोवायरस की बॉडी में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसेंस की बॉडी में या बैक्टीरियोफेज की बॉडी में जो भी पोर्शन क्या कर रहा था, नुकसान पहुंचा रहा था होस्ट को, उसको निकाल दो, उसको खराब कर दो। तो आपने यही करना है, सिंपल सी चीज है। तो हमने क्या किया, हमने ऑर्गेनिजम्स का ही, पैथोजन का यूज कर लिया, क्या करने के लिए, अपने जीन को ट्रांसफर करने के लिए। तो ये जो टॉपिक था, ये हमारा लास्ट टॉपिक था वेक्टर का। ठीक है, वेक्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, वेक्टर में हमने पढ़ा कि क्लोनिंग वेक्टर क्या होते हैं, क्लोनिंग वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, PBr322 का हमने डायग्राम देखा क्या होता है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। बैक्टीरियोफेज में ट्रांसफर करना होगा तो किसका यूज करोगे, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, जिसमें प्लाज्मिड हमने सबसे ज्यादा डिटेल में किया है। ठीक है, तो प्लाज्मिड हमने डिटेल में किया है। उसके बाद वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन प्लांट्स, अगर प्लांट्स के अंदर करना है तो कौन सा वेक्टर, एनिमल के अंदर करना है तो कौन सा वेक्टर। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा वेक्टर किधर आपके काम आएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड टूल खत्म। यहाँ पे सबसे पहला टूल हमने एंजाइम्स पढ़ लिए थे, सेकंड टूल हमारा क्लोनिंग वेक्टर खत्म हो गया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं तीसरा टूल, अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी समझने के लिए जो तीसरा टूल है उसका क्या नाम है, वो है हमारा होस्ट। ठीक है, विच इज कॉम्पिटेंट होस्ट। तो होस्ट के बारे में देखते हैं जरा, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होस्ट रहेगा, देखते हैं। सो द टॉपिक इज कॉम्पिटेंट होस्ट। अगर बात करूं कॉम्पिटेंट होस्ट की, तो कॉम्पिटेंट का मतलब क्या है, कॉम्पिटेंट का मतलब है बेटा कंपैटिबल। कंपैटिबल होस्ट, होस्ट क्या होता है, होस्ट मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर आपको क्या करना है, फॉरेन जीन ट्रांसफर करना है। इसका मतलब लेट से मैं आपको कह रहा हूं कि ये एक प्लाज्मिड है, ठीक है, दिस इज अ प्लाज्मिड जिसके ऊपर फॉरेन जीन अटैच है, तो ये आपका आप क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपको किसमें ट्रांसफर करना है, आप होस्ट के अंदर ट्रांसफर करना है। तो लेट्स से ये होस्ट में क्या कंसीडर कर लेता हूँ, ई कोलाई। तो आपको होस्ट के अंदर पहुंचाना है किसको, अब इस प्लाज्मिड को। तो होस्ट कौन सा ई कोलाई होता है, सबसे पहले तो ये समझो, होस्ट हम उस ई कोलाई को बोलेंगे बेटा जिस ई कोलाई के अंदर अपना खुद का प्लाज्मिड नहीं होगा, जिसके अंदर अपना खुद का प्लाज्मिड नहीं होगा। इसलिए मैंने लिखा होस्ट इज इक्वल्स टू ई कोलाई माइनस प्लाज्मिड। होस्ट का मतलब ई कोलाई माइनस प्लाज्मिड। इस ई कोलाई के पास जब खुद का प्लाज्मिड नहीं होगा तभी तो वो बाहर से प्लाज्मिड एक्सेप्ट करेगा। अगर इसके पास अपना प्लाज्मिड होगा तो बाहर से प्लाज्मिड एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इन ऑर्डर टू ट्रांसफर द क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, द होस्ट ई कोलाई शुड नॉट हैव इट्स ओन प्लाज्मिड, उसके पास अपना खुद का प्लाज्मिड नहीं होना चाहिए। तो होस्ट किसको बोलेंगे, क्या होस्ट नॉर्मल ई कोलाई होता है, आंसर इज नो। होस्ट ई कोलाई को आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। तो होस्ट तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, उसका खुद का इक्वल है उसके पास नहीं होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। तो ये है आपका क्या, होस्ट। उसके अलावा अब प्रॉब्लम क्या है जरा ये समझो, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए विच इज डीएनए। डीएनए जो होता है बेटा, डीएनए वो क्या होता है, वो है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। और जो ई कोलाई के पास ऊपर मेम्ब्रेन है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट अलाउ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। प्रॉब्लम क्या है जरा आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी शायद, कि डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास होने नहीं देती है। क्यों नहीं पास होने देती, उसके लिए आपको थोड़ा 11th क्लास का टॉपिक पता होना चाहिए कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करूं बेटा, तो इसके पास क्या होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। कौन सी लेयर है इसके पास, लिपिड बाइलेयर।
और ये जो लिपिड बाइलेयर है इसमें ये जो रीजन है ये पूरा रीजन कैसा है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, ये फैटी एसिड का बना हुआ है, ये जो चेन है सारी फैटी एसिड की चेन है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेक्शन काटोगे तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, आपको शायद याद आ रहा होगा। ये हाइड्रोफोबिक जो इसके बीच में रीजन है, ये हाइड्रोफोबिक रीजन किसी भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को अपने थ्रू पास होने नहीं देगा। और डीएनए क्या है, एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। तो अब ये तो परेशानी की बात हो गई कि अब ये डीएनए को ट्रांसफर कैसे किया जाए। ठीक है, ये डीएनए को क्या किया जाए, ट्रांसफर कैसे किया जाए, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ ही नहीं कर रही है अपने थ्रू क्या करने के लिए, डीएनए को पास होने के लिए। क्यों नहीं कर रही है, उसका रीजन हमने देखा। सबसे पहले प्रॉब्लम समझो कि दिक्कत क्या है, परेशानी किधर आ रही है, पहले वो समझो। परेशानी क्या है कि डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक रीजन पड़ता है। ये हाइड्रोफोबिक रीजन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स को अपने थ्रू पास होने नहीं देगा। ठीक है, तो कैसे मैं डीएनए को पहुंचाऊं, तो उसी वजह से अभी ये जो होस्ट जिसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है नॉर्मल, वो सिर्फ होस्ट है, वो कॉम्पिटेंट होस्ट नहीं है। तो आपको पहले इस होस्ट को क्या बनाना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कॉम्पिटेंट मतलब कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। किसके लिए कंपैटिबल, कंपैटिबल टू टेक अप रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, मतलब वेक्टर जिसके ऊपर फॉरेन डीएनए अटैच हुआ हुआ है, उसको लेने के लिए आपको पहले इस इकोलाई को क्या बनाना पड़ेगा, कंपैटिबल बनाना पड़ेगा। मतलब आपको इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंट बनाना पड़ेगा कि ये क्या कर सके, इजीली आपके फॉरेन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले सके। ठीक है, तो परमिएबल बनाना पड़ेगा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, वही सब यहाँ पे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो टू मेक होस्ट कंपैटिबल, होस्ट कंपैटिबल, सबसे पहला क्या करते हो, सबसे पहला आप ट्रीट करते हो होस्ट को विद डाइवेलेंट कैल्शियम आयन। ठीक है, आप क्या करते हो, होस्ट को सबसे पहले ट्रीट करते हो विद डाइवेलेंट कैल्शियम आयन। मतलब आपने इकोलाई लिया, इकोलाई लिया, इस इकोलाई को किससे ट्रीट कर दिया आपने, कैल्शियम से। एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन इसकी मेम्ब्रेन की किससे ट्रीट कर दिया आपने, डाइवेलेंट कैल्शियम से। ये कैल्शियम क्या करता है, ये कैल्शियम छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर देगा। क्या कर देगा, ये कैल्शियम छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर देगा, कहाँ, मेम्ब्रेन के अंदर। तो मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स क्रिएट हो गए। तो सबसे पहला आपने काम क्या किया, कैल्शियम लिया। कैल्शियम क्या करेगा, पोर्स क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन की बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्रीज। ठीक है, फॉर डीएनए। ठीक है, डीएनए के लिए एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गए हैं, पोर्स क्रिएट हो गए। अब आपको इन स्पोर का साइज क्या करना है, बड़ा करना है। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड स्टेप आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप आप करते हो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। टेम्परेचर ट्रीटमेंट का मतलब होता है आप एकदम से टेम्परेचर को फ्लक्चुएट कराओगे। ठीक है, पहले आप कम रखोगे टेम्परेचर, फिर एकदम से बढ़ा दोगे, फिर से ठंडा कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल पास्चुराइजेशन जैसी प्रोसेस। ठीक है, क्या करते हैं हम, एकदम से गर्म करते हैं, उसके बाद ठंडा कर देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्या करोगे, आप अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए लोगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए लोगे आप। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब ऐसा वेक्टर जिसके ऊपर फॉरेन जीन प्रेजेंट है। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ आप किसको ट्रीट करोगे, होस्ट को। सबसे पहला स्टेप क्या करोगे, इसको आइस पे डालोगे। सबसे पहला स्टेप, आइस के अंदर क्या कर दोगे आप, इसको इनक्यूबेट। तो लिख देता हूं मैं, इनक्यूबेट विद आइस। आपने क्या किया, आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनक्यूबेट, इनक्यूबेट मतलब सेम बक्से के अंदर बंद कर देना। ठीक है, आइस के साथ क्या कर दिया, इनक्यूबेट कर दिया, किसको आपने, होस्ट को। होस्ट को सबसे पहले कैल्शियम से ट्रीट किया, उसके बाद होस्ट लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया, दोनों को एक बक्से में बंद कर दिया, इंक्यूबेट कर दिया, किसके साथ, आइस के साथ। मतलब टेम्परेचर आपने बहुत कम लिया जिसके अंदर ट्रीट किया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप एकदम से उसको क्या करोगे, हीट दोगे, हीट। और ठंडे, एकदम से ठंडा करके जब हीट देते हो आप, तो इसको सिर्फ हीट नहीं बोलोगे आप, इसको बोलोगे हीट शॉक।
ठीक है, क्या बोलोगे? हीट शॉक, एकदम से टेम्परेचर चेंज करने की कोशिश करते हो, और जो टेम्परेचर रखोगे आप हीट शॉक देते टाइम, वो रखोगे 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एकदम से उबाल नहीं देना है कि बॉन्ड्स ही टूट जाए, पूरा सेल ही खत्म हो जाए, सेल को ही नहीं खत्म कर देना है। ठीक है, हीट देनी है, लेकिन उतनी देनी है जितने पे सेल और मॉलिक्यूल्स अपने आप को सस्टेन कर सके, बचा सके। तो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप क्या करोगे? उसको हीट शॉक दोगे। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद फिर से आप क्या करोगे? उसको आइस पे रख दोगे। क्या करोगे? आइस पे रख दोगे। ये करने के बाद क्या हो जाएगा? ये करने के बाद अब ये पोर्स इतने बड़े हो जाएंगे इसकी सरफेस के, ये पोर्स जो क्रिएट हो गए थे, अब ये पोर्स इतने बड़े हो जाएंगे और एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाएगी डीएनए लेने की, कि ये आराम से क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है किसके अंदर? आपके होस्ट के अंदर। तो होस्ट को आपने कंपैटिबल कैसे बनाया? पहले हमने समझा कि होस्ट कंपैटिबल क्यों नहीं था। ठीक है, होस्ट कंपैटिबल क्यों नहीं था? तो क्यों नहीं था होस्ट कंपैटिबल? क्योंकि सबसे पहली बात, होस्ट के पास अपना प्लाज्मिड था। ठीक है, मतलब नॉर्मल इकोलाई के पास अपना प्लाज्मिड था, उस प्लाज्मिड को आपने जैसे ही निकाल लिया, अब इकोलाई प्लाज्मिड लेने लायक हो गया, क्योंकि अब उसके पास प्लाज्मिड नहीं है। ठीक है, तो लेने लायक हो गया, तो प्लाज्मिड आपने निकाला। अब ये इकोलाई अभी भी कंपैटिबल नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबके पास जैसी होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को अपने थ्रू अलाउ नहीं करती है, जबकि डीएनए हाइड्रोफिलिक होता है। अब इसको पास कराने के लिए आपको क्या करना पड़ा? यहाँ पे आपको 2 स्टेप्स करने पड़े। सबसे पहला कैल्शियम आयन से ट्रीट करना पड़ा, दूसरा टेम्परेचर ट्रीटमेंट देना पड़ा। कैल्शियम आयन से ट्रीट करने से क्या हुआ? पोर्स क्रिएट हो गए। ट्रीटमेंट देने से क्या हुआ? पोर्स उतने बड़े हो गए कि अब इजीली ये मेम्ब्रेन के थ्रू आप क्या कर सकते हो, या इजीली इस मेम्ब्रेन के थ्रू ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या हो सकता है? पार कर सकता है। ठीक है, तो आपने सबसे पहले कैल्शियम से ट्रीट किया, उसके बाद आपने क्या किया? टेम्परेचर ट्रीटमेंट। टेम्परेचर ट्रीटमेंट में सबसे पहले आपने इंक्यूबेट किया विद आइस। किसको इंक्यूबेट किया? इंक्यूबेट किन 2 चीजों को किया आपने? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मतलब इसको किसके साथ? होस्ट के साथ। होस्ट मतलब यहाँ पे इकोलाई हो सकता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आपने होस्ट के साथ क्या किया? इंक्यूबेट करा पहले आइस में, पहले ठंडा कर दिया, उसके बाद गर्म कर दिया एकदम से 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर से एकदम से ठंडा कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी मेम्ब्रेन एक्सपैंड कर गई, वो पोर्स बड़े हो गए, और इजीली क्या कर सकता है? अब ये पास कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस कराने के बाद क्या होगा? इस सारी प्रोसेस कराने के बाद अब क्या होगा? दिस प्रोसेस enables the bacterial cell to take up the recombinant DNA। ये पूरी प्रोसेस हमने पढ़ी क्यों? ये पूरी प्रोसेस हमने इसलिए पढ़ी क्योंकि हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि हमारा जो डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो कहाँ चला जाए? वो पहुंच जाए किसके अंदर? इकोलाई के अंदर पहुंच जाए। तो कॉम्पिटेंट होस्ट और होस्ट में फर्क क्या होता है, या नॉर्मल इकोलाई और होस्ट में फर्क क्या होता है? तो नॉर्मल इकोलाई वो जिसमें अपना खुद का प्लाज्मिड है, होस्ट वो जिसमें खुद का प्लाज्मिड नहीं है। तो होस्ट वो इकोलाई होगा जिसके पास खुद का प्लाज्मिड नहीं है। अब एक बहुत ही अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से सुनना और आंसर करने का कोशिश करना। मैंने बोला कि होस्ट के पास किसी भी एंटीबायोटिक को लेकर, चाहे टेट्रासाइक्लिन हो चाहे एम्पिसिलिन हो, अगर एक होस्ट इकोलाई है, क्या किसी भी एंटीबायोटिक को लेकर उसके पास रेजिस्टेंस होगी? यस और नो? नहीं होगी रेजिस्टेंस। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो होस्ट है उसके पास प्लाज्मिड नहीं है, और प्लाज्मिड पे ही वो जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स को लेकर क्या प्रोवाइड करते हैं? रेजिस्टेंस। तो जब प्लाज्मिड ही नहीं रहा होस्ट के अंदर, जब इकोलाई में वो प्लाज्मिड ही नहीं रहा जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था, तो एंटीबायोटिक को लेकर रेजिस्टेंस ही नहीं होगी। तो होस्ट के पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती अगेंस्ट एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं होता किसके पास? होस्ट के पास। ये बात आपको याद रखनी है। ये बात तभी आपको समझ में आएगी जब आपको पता होगा होस्ट सिर्फ हम उसी इकोलाई को बोल रहे हैं जिसके पास खुद का प्लाज्मिड नहीं है। और कॉम्पिटेंट होस्ट उसको बोलेंगे जो कि बहुत इजीली क्या कर सके? रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनटेक कर सके बहुत इजीली। उसके लिए आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहले कैल्शियम आयन से ट्रीट करना पड़ेगा, उसके बाद ठंडा करके, गर्म करके, फिर ठंडा करना पड़ेगा। तो ये इतनी सी बात है जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है, इतनी सी ही बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो होस्ट के अंदर आपको इतना पता होना चाहिए। अब ये तो हो गया नॉर्मल तरीका कि आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए पहले कैल्शियम से ट्रीट किया, उसके बाद क्या कोई आसान तरीका भी हो सकता है?
या फिर जल्दी होने वाला कोई ऐसा तरीका, ठीक है। तो अदर मेथड्स पढ़ेंगे अब हम कि और कौन कौन से हमारे पास दूसरे तरीके हैं, ठीक है, और कौन से दूसरे तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम जीन को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखते हैं जरा। तो अब देखते हैं अदर मेथड्स टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए, कि फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करने के और कौन से तरीके हो सकते हैं एक सेल के अंदर, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करने के। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये इकलौता ऐसा तरीका नहीं है, इससे और भी थोड़े बहुत इजी मेथड या फिर जल्दी होने वाले तरीके हमारे पास है। तो सबसे पहला जो तरीका हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, उसका नाम है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, या माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन क्या होते हैं बेटा, माइक्रो इंजेक्शन पतली पतली सिरिंज है, बहुत ही ज्यादा पतली, बिल्कुल इंजेक्शन ही है जिसकी सिरिंज जो है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा पतली होगी, इतनी पतली कि ये एनिमल सेल के अंदर, उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या कर सकता है, आपका डीएनए पहुंचा सकता है। तो मतलब ये ऐसा इंजेक्शन है जो कि क्या कर सकता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा सकता है, ठीक है। कहना आसान है, लेकिन ये प्रोसेस ऑब्वियसली पूरी प्रोसेस कहाँ होगी, अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। क्या होगी, अंडर माइक्रोस्कोप। और क्या कर सकते हो आप, डायरेक्टली फॉरेन डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर पहुंचा सकते हो। ये टेक्निक कहाँ यूज होती है, ये टेक्निक एनिमल सेल पे यूज होती है सर, सिर्फ एनिमल सेल। प्लांट सेल पे ये टेक्निक नहीं हो सकती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल पे नहीं होती है। ये टेक्निक किस पे यूज होती है, माइक्रो इंजेक्शन जो है वो किसके लिए यूज होते हैं, जनरली आपके एनिमल सेल के लिए। माइक्रो इंजेक्शन कोई नई चीज नहीं है, आपने पहले भी पढ़ा है चैप्टर नंबर 4 में रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जब हमने पढ़ा था तो वहां पे भी हमने पढ़ा था कि कैसे हम स्पर्म के न्यूक्लियस को या स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्पर्म के डीएनए को डायरेक्टली एग के अंदर भी ट्रांसफर किया जा सकता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, अगर आपको आईसीएसआई याद हो तो, ठीक है। तो आप स्पर्म के न्यूक्लियस को डायरेक्टली कहां डाल सकते हो, स्पर्म के डीएनए को डायरेक्टली एग के न्यूक्लियस के अंदर डाल सकते हो। तो वो यही माइक्रो इंजेक्शंस का यूज होता है। तो इन विट्रो जितनी भी आप नॉर्मली जो इन विट्रो प्रोसेस रहती है, लैब में करा रहे हो ये चीज, एनिमल सेल को लेकर आप फॉरेन डीएनए को कहां पहुंचा सकते हो, डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर। तो फॉरेन डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर पहुंचाया जा सकता है बाय यूजिंग माइक्रो इंजेक्शंस का यूज करके आप ये कर सकते हो। और माइक्रो इंजेक्शंस आर ओनली फॉर एनिमल सेल्स, ठीक है, आर ओनली यूज फॉर एनिमल सेल्स, ये आपको याद रखना है। दूसरा जो तरीका है उसका नाम है बायोलिस्टिक्स। बायोलिस्टिक्स और जीन गन भी बोलते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं, जीन गन। एज द नेम सजेस्ट, बायोलिस्टिक्स को जीन गन कहते हैं। क्वेश्चन आता है, याद कर लेना। जीन गन से हमें पता चल रहा है ये इजी नाम है, इसका मतलब ये ऐसी कोई गन है, ठीक है, गन का मतलब जो कि बुलेट शूट कर सके। तो ये एक ऐसी कोई गन है जो कि आपके डीएनए को सीधा शूट कर देगी, डीएनए को एकदम से हाई वेलोसिटी पे बॉम्बार्ड कर देगी, किसके ऊपर, सेल के ऊपर। तो बायोलिस्टिक्स जो है वो कौन से सेल के लिए यूज होती है बेटा, प्लांट सेल के लिए। एनिमल सेल के लिए आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। माइक्रो इंजेक्शन सिर्फ एनिमल सेल के लिए है, बायोलिस्टिक्स प्लांट सेल के लिए आप यूज करते हो। बायोलिस्टिक्स जो प्लांट सेल पे यूज होती है, इसमें होता क्या है जरा ध्यान से समझो। इसके अंदर आप बॉम्बार्ड करते हो, बॉम्बार्ड हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स। माइक्रो पार्टिकल्स का मतलब बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, किसके, ऑफ गोल्ड और टंगस्टन, इन दोनों के माइक्रो पार्टिकल्स, डेंसिटी अच्छी खासी होती है इनकी। माइक्रो पार्टिकल्स हम लेते हैं विच इज कोटेड बाय डीएनए, विच इज कोटेड बाय डीएनए। आपने क्या किया, जीन गन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बुलेट कौन है, जरा ध्यान से समझना। इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स। ये बने किसके हैं, तो गोल्ड के या टंगस्टन के। इसके ऊपर क्या लपेट देते हैं हम, अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो कि मेरे को सेल के अंदर पहुंचाना है। फिर क्या करते हैं हम, फिर अब हम इस डीएनए को क्या करते हैं, इस डीएनए को हम शूट करते हैं, मतलब बॉम्बार्ड करते हैं, किसके ऊपर, प्लांट सेल के ऊपर, ताकि इसकी वॉल टूट जाए प्लांट सेल की, और मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, और वेलोसिटी उतनी रखते हैं कि एक साइड की वॉल तोड़े, एक साइड की मेम्ब्रेन तोड़े, और कहां पहुंच जाए, सीधा न्यूक्लियस के अंदर और सेल के अंदर। तो आपने क्या किया, इस
पार्टिकल को, मतलब इस माइक्रो पार्टिकल को, जो कि गोल्ड लिया आपने, छोटा सा गोल्ड लिया, बहुत ही छोटा, ठीक है, माइक्रोस्कोप में दिखेगा तभी इसको कह रहे हैं माइक्रो पार्टिकल, इतना छोटा लिया, उसके ऊपर क्या लिपटा हुआ है, आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और आप क्या करते हो, इसको शूट करते हो, किसके ऊपर, प्लांट सेल के ऊपर। तो ये जो फॉरेन डीएनए इसके ऊपर लिपटा हुआ है वो कहाँ पहुंच जाएगा, सेल के अंदर। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल के अंदर पहुंचाने का काम भी कौन करता है, आपका बायोलिस्टिक्स या फिर जीन गन। तो ये दूसरे तरीके थे आपके क्या करने के, एक होस्ट के अंदर किसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहुंचाने के। सबसे पहला तरीका हमने पढ़ा, क्योंकि होस्ट की क्यों ये तरीके अपनाने पड़ रहे हैं जरा समझो, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डीएनए इजीली पास नहीं हो सकता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू डीएनए इजीली पास नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैक्टीरियल सेल के लिए, मतलब ई कोलाई को सबसे पहले कैल्शियम से ट्रीट कर दो, उसके बाद टेम्परेचर ट्रीटमेंट दे दो, पहला तरीका। उसके बाद अगर आपको और तरीके पता करने हैं तो एनिमल सेल्स के लिए यूज किया जा सकता है माइक्रो इंजेक्शन, और आपका बायोलिस्टिक्स या जीन गन, दोनों सेम ही का नाम है, ठीक है। करते क्या है इसके अंदर, बॉम्बार्ड हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड बाय डीएनए, बॉम्बार्ड करते हैं किसके ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर, ऑन द प्लांट सेल, किसके ऊपर, प्लांट सेल के ऊपर बॉम्बार्ड करते हो। तो एनिमल सेल के लिए माइक्रो इंजेक्शन, प्लांट सेल के लिए बायोलिस्टिक्स या जीन गन, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए यूज किए जाते हैं, बायोलिस्टिक्स किसके लिए यूज की जाती है। बायोलिस्टिक्स होता क्या है ये लिख देना बस, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है जीन गन, तो एक तरीके से इन पार्टिकल्स को आप क्या करते हो, बॉम्बार्ड करते हो, शूट करते हो किसके ऊपर, सीधा प्लांट सेल के अंदर। तो ये जो टॉपिक था, इसके साथ हमारा थर्ड टूल विच इज होस्ट वो भी कंप्लीट हो गया है। तो जितने भी टूल्स थे इस चैप्टर के वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले एंजाइम्स, उसके बाद क्लोनिंग वेक्टर, उसके बाद होस्ट। ये जो टूल्स हैं इसको एक बार, जैसे मैंने शुरू से शुरू कराया था एंजाइम से शुरू करके कॉम्पिटेंट होस्ट तक, एक बार एक साथ कंपाइल करके पढ़ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और लगभग आपको प्रोसेस समझ में आने लगी है, लगभग आपको प्रोसेस समझ में आने लगी है कि होगा क्या, लेकिन एक बार ही उस प्रोसेस को हम कंपाइल करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी प्रोसेस और बची है विच इज पीसीआर, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के पॉइंट्स लिखेंगे कि इस प्रोसेस में हमें करने क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है। कि जैसे हमें सबसे पहले डीएनए निकालना है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फिर डीएनए पे कट लगाना है तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, फिर आपको आंसर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रेगमेंट्स को अलग करना है तो क्या यूज होगा, वो आंसर आपको आना चाहिए। ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज करेंगे हम, तो क्लोनिंग वेक्टर का यूज करेंगे, वो आंसर आपको आना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बस आपको अगर टूल्स के बारे में पता होगा, ठीक है, तो हम एकदम से बस फटाफट से क्या कर लेंगे, पॉइंट्स लिख लेंगे। एक टेक्निक और पढ़नी है हमें विच इज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पहले वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसके नोट जरूर बना लेना। हमारे टूल्स जो हैं, टूल्स फॉर बायोटेक्नोलॉजी, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।